अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ठीक है क्लास, हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली फ्रेमवर्क ऑफ एम्प्लॉय रिलेशंस लॉ एंड चेंजिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर है। इसकी बुनियादी जो बेसिक समरी वो ये है कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के राइट्स होते हैं उसके ऊपर ये प्रेजेंटेशन डिस्कशन करेगी। जो ये सेक्शन है, इस स्लाइड के अंदर दो सेक्शन है। जो पहला सेक्शन है वो आपके सामने इस टाइम, जिसमें हम एम्प्लॉय के राइट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। द एम्प्लॉय रिलेशंस, लेबर लॉ, फ्रेमवर्क ऑफ कलेक्टिव लेबर लॉ, फ्रेमवर्क ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट लॉ, इक्वल पे एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा जी, employee relations. The term employee relations refer to a company's effort to manage a relationship between employees and employers. An organization with good employee relation program provides a fair and consistent treatment to all employees so that they will be committed to their job and loyal to the company. Such programs also aim to prevent and resolve problems arising from the situation at work. जो एम्प्लॉय रिलेशंस है ये किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लगाई जा सकती है कि वो एम्प्लॉय रिलेशंस के ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फाइनल करें, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो एम्प्लॉय हैं उनकी जो सोशल नीड्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको ऐसी एनवायरनमेंट दी जा सके कि वो कंपनी का काम बेहतरीन तरीके से कर सकें। The most important part of any business is its people. No business can run effectively without them, but people don't work in vacuum. They need to communicate and work with others to get their jobs done. Employers need to manage relationships in the workplace to keep the business functioning smoothly, avoid problems, and make sure employees are performing at their best. ना सिर्फ कंपनी एम्प्लॉय का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको बेहतर करे, बल्कि एम्प्लॉय के आपस में दूसरे एम्प्लॉय से कैसे ताल्लुकात हैं इसके ऊपर भी गाइडलाइन बनाना कंपनी की जिम्मेदारी है। जो जो हरासमेंट के केसेस होते हैं इसके ऊपर जो कंपनी है पहले वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, उसके बाद जो उस मुल्क के कवानीन है वो अप्लाई होते हैं। तो ये इसका कंपनी टू एम्प्लॉय ये रिलेशन नहीं है, ये एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय रिलेशन है कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को हरास ना करे, मेंटली हरास या किसी भी तरीके से हरास ना करे। Employers need to manage a relationship in the workplace to keep the business functioning smoothly, avoid problems, and make sure employees are performing at their best. इसके बाद है जी employees relation. Happy employees are productive employees. Successful business know how to manage relationships to build lasting employee satisfaction. जो अच्छी कंपनीज होती हैं उसमें लोग इसलिए जॉब करना चाहते हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये एम्प्लॉय रिलेशंस जो है ये बेसिकली किसी ना किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी
जो अपने एम्प्लॉय के रिलेशंस के ऊपर सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगी और गाइडलाइंस और प्रेजेंटेशंस तैयार करेगी। Employee relations is about the rules governing employment. Most of the time, it is the employer who decides the terms and conditions or rules of employment. These rules include anything from pay and normal working hours to health and safety rules. जो एम्प्लॉय रिलेशंस हैं उसके अंदर जो रूल्स गवर्निंग एम्प्लॉयमेंट है ये लिखे जाते हैं। वो रूल्स जो एम्प्लॉय की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं वो बेसिकली इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द एम्प्लॉयर हु डिसाइड्स द टर्म्स एंड कंडीशन और रूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर जिसने आपको नौकरी पर रखा है, वो इन रूल्स को बनाता है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्रूव करता है। These rules include anything from pay and normal working hour to health and safety rules. इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी तनख्वाह कितनी होगी, आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने होंगे, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइन और आपके बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा होंगी। Employee relations. In most industrial countries, such unilateral regulations of employment by management is not the only way of deciding and administrating the rules governing the employment. तकरीबन तमाम ममालिक में सिर्फ ये कंपनी को इख्तियार नहीं है कि वो इन रूल्स को डिफाइन करें। जो एम्प्लॉई हैं, जो काम करने वाले हैं, उनका भी इख्तियार है कि वो अपने हक के लिए खड़े हों और अपने असूल मनवाएं। Employers have recognized trade unions for collective bargaining purposes. यही एक वजह है कि जो एम्प्लॉय की और जो ट्रेड यूनियंस होती, जो एम्प्लॉय की यूनियंस होती हैं, उनको कानूनी प्रोटेक्शन हासिल होती है। तकरीबन हर इदारे के अंदर यूनियंस एग्जिस्ट करती हैं। ये अलहदा बात है कि यूनियन का मकसद किसी ख़ास बंदे का मफाद पूरा करना है कि यूनियन का मकसद तमाम लोगों का मफाद पूरा करना है। तमाम लोगों का मफाद तभी पूरा होगा जब कंपनी अच्छा कमाएगी। तो ये दोनों लॉन्ग टर्म में अगर किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पे देखा जाए तो एक पेज पर होते हैं, जो यूनियन भी होती है और जो कंपनी भी होती है। बेशक जो यूनियन होती है वो एम्प्लॉय के हकूक़ की बात करती है, तनख्वाह बढ़ानी है या छुट्टी चाहिए, ये इस तरह की चीज़ें वो डिस्कस ज़रूर करते हैं। लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि हमें 1 साल में 6 महीने छुट्टी चाहिए क्योंकि जी हमारी यूनियन है। नहीं, वो उनकी जागीर नहीं है, वो जिसकी कंपनी है उसकी जागीर है, वो चाहे तो माने चाहे ना माने। लेकिन यूनियंस को लीगल राइट हासिल है बहुत सारे ममालिक में। एम्प्लॉयर्स हैव रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग पर्पसेस। जो ट्रेड यूनियन होती है इसका मकसद बार्गेनिंग करना होता है। अगर कोई कंपनी सख्त असूल बनाती है, जी हाँ आपने रात 10 बजे तक बैठ के काम करना है, तो ट्रेड यूनियन ये कहेगी कि हम जो पाकिस्तान का कानून है कि 6 बजे के बाद काम नहीं करेंगे तो हम उसके ऊपर खड़े हैं, तो कंपनी को वहाँ सरेंडर करना पड़ेगा। तो बार्गेनिंग करना जो है वो यूनियन का मकसद है। Managers negotiate with trade union officials in order to reach collective agreement about pay and other conditions of the employment. जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, वो ट्रेड यूनियन से मुज़ाकरात करते हैं ताकि वो किसी एक कॉमन एग्रीमेंट पर मुत्तफिक हो जाएं। The applicability of collective bargaining model of employee relations in software work is very limited. जो सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री, इसके अंदर जो ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट है वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो हाउसेज हैं इनके अंदर मैक्सिमम भी अगर कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस होगा तो उसमें 20, यानी अगर आप एवरेज सॉफ्टवेयर हाउस के
ओनर टू एम्प्लॉय यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल की रेशियो निकालें तो वो 10-12, 10 से 15 के दरमियान में है। अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस जो ऑपरेट कर रहा हो, जिसकी अच्छी इनकम हो, वो 10 से 15 के अंदर अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस चल जाता है। ट्रेड यूनियन ज़्यादातर वहाँ पर फ़ाल हैं, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑपरेट करती हैं, जहाँ कम से कम 25 लोग मौजूद हों। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो उसमें जो लेबर तबका है, वो बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं, लेकिन आप मज़दूर दिहाड़ी पे नहीं रख रहे। तो ज़्यादा क्वांटिटी में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रिक्वायर्ड नहीं होते किसी एक प्रोजेक्ट पे, इसलिए जो नंबर ऑफ पीपल एक सॉफ्टवेयर हाउस में वो एवरेज 15 से 10 के दरमियान में है। बहुत हद भी हो 20 या 22 तक चले जाएँगे, 25 तक, लेकिन जो ट्रेड यूनियंस हैं वो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट बनती है 25। सेकंड पॉइंट है जी, ट्रेड यूनियंस हैव मेड लिमिट इम्पैक्ट अमंग सॉफ्टवेयर वर्कर्स, सो have made little impact on software among software workers, so terms and conditions are largely set by employers and managers. क्यों? क्योंकि किसी सॉफ्टवेयर हाउस में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं होते, तो ज़्यादातर जो ये रिलेशंस हैं, एम्प्लॉय रिलेशंस के जो डॉक्यूमेंट में कंडीशंस लिखी जाती हैं, वो मैनेजर या फिर जो सीईओ होता है सॉफ्टवेयर हाउस का, वो खुद से लिखता है और वही इसको अप्रूव करवाता है। यानी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे लोगों ने अगर काम करना है तो करें, नहीं तो वो फारिग हो जाएं। Limited form of co-management such as joint consultation with employee representative to some extent substitute for union. जो कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं जो फिर भी अपने जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव रखने के लिए कंसल्टेंट हायर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर एम्प्लॉई। इसकी मिसाल ऐसे है कि वो ट्रेनिंग करवाएंगे जी अपनी एम्प्लॉय की, सोशल ट्रेनिंग्स करवाएंगे, एक्टिविटीज़ करवाएंगे, लेकिन वो जो कंपनी का मालिक है वो तो नहीं खुद करवाएगा, वो किसी न किसी को हायर करेगा। तो जो टीम मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होंगी उसमें जो वो कंसल्टेंट एक्टिविटीज़ करवा रहा होगा, तो जो एम्प्लॉई हैं वो अपने कंसल्टेंट को अपने इश्यूज डायरेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और वो जो कंसल्टेंट है वो बॉस तक या सीईओ तक ये इश्यूज पहुंचा सकता है, या जो मैनेजर है वो पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी उनके राइट्स कम है। Limited forms of co-management such as joint consultation with employer representative to some extent substitute for unions. ये जो consultations हैं ये substitute for unions हो सकती हैं। उसके बाद है जी labor law. Apart from unilateral management decision and collective bargaining, law is another way to make the rules that govern the employment. Labor law is that part of law that deals with the individuals and legal persons in their capacity as employee or employers and is concerned with work and relationship arising from it. Relations arising from it. Labor law is concerned with both the collective and individual aspect of employee relations. जो लेबर लॉ है वो भी आपका जो जो एम्प्लॉय रिलेशंस का हिस्सा है, लेकिन लेबर लॉ बेसिकली वो लॉ है जो किसी ना किसी को कोई हक देता है। मिसाल के तौर पे लेबर लॉज के अंदर वर्क आवर को फिक्स किया गया कि जो लेबर है वो इस टाइम के दरमियान काम करेगी, इसके अलावा काम नहीं करेगी। तो ये एक ऐसा लॉ है जिसको हायर मैनेजमेंट को भी एक्सेप्ट करना है, और वो अगर नहीं करती तो उसको उस मुल्क की लीगल प्रोटेक्शन भी हासिल है। जिस तरह मिनिमम वेज, पाकिस्तान की मिनिमम वेज मेरे ख्याल में 15 या 16,000 रुपये। तो मिनिमम वेज फॉर्मूला लगता है, हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि कोई कंपनी किसी भी शख्स को मिनिमम वेज से कम पे पैसे हायर ना करे। अगर कोई कंपनी किसी को मिनिमम वेज से हायर करती है तो वो कोर्ट के अंदर जाकर कंपनी से ज़्यादा पैसे डिमांड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी कोई कंपनी किसी शख्स को नौकरी पर रखती है तो जो उससे लीगल एग्रीमेंट साइन करती है, वो ये कहती है कि हमारे पास ये इख्तियार है कि हम जब चाहें किसी भी शख्स को फारिग कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई शख्स 10,000 रुपये या 5,000 रुपये भी रख रहा है और आप कहते हो मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, तो वो कोर्ट आपकी इसलिए मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि
कंपनी के पास ये लीगल राइट है, क्योंकि आपने अपना एग्रीमेंट साइन किया था जब आपने जॉब स्टार्ट की थी कि कंपनी मुझे कभी भी फारिग कर सकती है। तो इस डर की वजह से लोग कम तनख्वाहों पर भी काम कर रहे हैं। अब लेबर लॉ दो किस्म के हैं, एक है कलेक्टिव लेबर लॉ और एक है इंडिविजुअल लेबर लॉ। तो सवाल जो आपका बनता है वो बनता है, व्हाट इज लेबर लॉ एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। अच्छा जी, फ्रेमवर्क फॉर कलेक्टिव लेबर लॉ। अब जो कलेक्टिव लेबर लॉ है इसमें क्या आता है? कलेक्टिव लेबर लॉज डील विद कलेक्टिव इंडस्ट्रियल बिहेवियर and institutions for regulating employees' relations such as trade union and collective bargaining. It's basically concern the relationship between employer and employee and trade union. अच्छा जी, जो कलेक्टिव लॉ है वो उस कानून को रिप्रेजेंट करता है जो एक कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉई और कंपनी के दरमियान में हो। अब कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय जो है हमारे पास वो ट्रेड यूनियन है। तो ट्रेड यूनियंस का जो कानूनी हक है वो कलेक्टिव लेबर लॉ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय नहीं उस ग्रुप में ऑपरेट कर रहा है, ये कलेक्शन ऑफ पीपल ऑपरेट करें और वो कलेक्शन ऑफ पीपल एक हैं। तो वो कलेक्शन ऑफ पीपल का जो एम्प्लॉय है और जो कंपनी के दरमियान के जो लॉज हैं उनको हम कलेक्टिव लेबर लॉज कहते हैं। Trade union. The trade unions are organized group of workers who engage in collective bargaining with employer. वो ट्रेड यूनियन वो ग्रुप है जो कि बार्गेनिंग करता है एम्प्लॉयर के साथ। सम कंट्रीज रिक्वायर यूनियंस टू फॉलो पर्टिकुलर प्रोसीजर इन परसूट ऑफ देयर गोल। फॉर एग्जांपल, some countries require that union pool the membership that some countries require that unions pool the membership to approve a strike. जो यूनियंस हैं वो कंपनी और सोसाइटी के लिए खतरा ना बने, इसलिए चंद ममालिक हैं जो कि यूनियंस के ऑपरेट करने के भी कवानीन आइडेंटिफाई करते हैं। जिस तरह कुछ ममालिक स्ट्राइक करने से पहले यूनियंस को पाबंद करते हैं कि वो कुछ कंडीशंस को पूरा करेंगे, जिसमें ये भी कंडीशंस होती हैं कि किसी किस्म का नुकसान ना हो, मुतालबात जो हैं वो इस तरह प्रेजेंट किए जाएं कि किसी कहीं पे भी कोई इंतशार या लोग मुंतशिर ना हो, इंतशार ना फैले। तो ये जो ममालिक हैं वो ट्रेड यूनियंस को पाबंद करते हैं। अगर कोई ट्रेड यूनियन स्ट्राइक करती है और नुकसान होता है तो जो कवानीन है उसके मुताबिक ट्रेड यूनियंस के जो मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो फिर अकाउंटेबल होंगे। Laws may govern the circumstances and procedure under which unions are formed. फिर यूनियन बनाई कैसी जाएंगी इसके भी लॉज कवानीन जो है मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं। दे मे गारंटी द राइट टू ज्वाइन अ यूनियन और रिमेन साइलेंट इन दिस रिस्पेक्ट। और क्योंकि यूनियन किसी की जागीर नहीं होगी, वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से ऑपरेट करेगी, तो उसको ज्वाइन करने का और उसमें आगे बढ़ने का जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी प्रपोज करना यूनियन की जिम्मेदारी है, जो कि अप्रूव्ड बाय द लॉ होगा। उसके बाद आ जाता है जी, सम लीगल कोड अलाउ यूनियन टू ऑब्लिगेट देयर मेंबर्स such as the requirement to comply with majority decisions in the strike vote. कुछ जो लीगल कोड है वो यूनियंस को ये इख्तियार देता है कि जो यूनियंस के जो यूनियन के अंदर एम्प्लॉय हैं वो वोट करें कि कौन हमारे जो हकूक की नुमाइंदगी करेगा, और अगर कोई स्ट्राइक करता है तो कौन उसका जिम्मेदार होगा। यानी ये उनके पास हक है कि वो अपने इंटरनली कल्प्रिट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकें और उन लोगों को भी आइडेंटिफाई कर सकें जिनकी ऑब्लिगेशन वो डिसाइड करते हैं। अगर कोई कहता है कि जी आप मुझे अपनी ट्रेड यूनियन का हेड बनाए, मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा, और वो अपना मफाद में सारे का सारे डिसीजन लेता है,
तो जो ट्रेड यूनियंस के एम्प्लॉयज हैं उनके पास ये राइट है कि वो वोट करके उसको हटा भी सकते हैं या उसके खिलाफ कोई लॉ के थ्रू केस या कार्रवाई भी करवा सकते हैं। वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन, अभी हम ये कलेक्टिव जो लेबर लॉ है उनको डिस्कशन करें। वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन, अच्छा जी, a legally binding right for workers as a group of participants in workplace management is acknowledged in some form in most developed countries। जो वर्क प्लेस मैनेजमेंट है उसके अंदर यूनियन की पार्टिसिपेशन कुछ ममालिक अलाउ करते हैं। मतलब ये कि एक तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि कंपनी मैनेजर डिसाइड करेगी, तो कुछ ममालिक में ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो मैनेजेरियल पोस्ट है वो यूनियन को भी राइट है कि वो डिसाइड करें। In a majority of EU member states, for example, Germany, Sweden, and France, the workforce has a right to elect director on the board of large corporation। कुछ ममालिक में तो ये राइट भी है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कि स्टेक होल्डर्स के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो उसमें यूनियंस को ये भी राइट दिया गया है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर किसी को सिलेक्ट कर सकें, अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट कर सकें। This is usually called co-determination, and currently most countries allow for the election of 1/3 of the board। और ये co-determination एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत मुख्तलिफ ममालिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 1/3 लोगों को सिलेक्ट करने का इख्तियार रखते हैं। यानी कि किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 1/3 लोग कौन बैठेंगे ये एम्प्लॉई वोट करके डिसाइड करेंगे। उसके बाद है जी वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन इन स्वीडन। पार्टिसिपेशन इज regulated through law on board representation। The law cover all private companies with more than 25 employees। In these company, workers usually through unions have a right to appoint 2 board members। If the company has more than 1000 employees, this rise to 3 members of their substitutes or 3 substitutes। जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वहाँ पे ये जो एम्प्लॉई का इख्तियार कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स कितने सिलेक्ट कर सकते हैं वो मुख्तलिफ है। स्वीडन के सिनेरियो में क्या है वो इस स्लाइड पे लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन एंड consultation, workplace law is in many countries require the employers consult with workplace law in many countries require that employers consult their workers on various issues। जो वर्क प्लेस लॉ है वो ये भी कंपनी को फोर्स करता है कि कुछ मेजर इश्यूज के अंदर वो वोटिंग करवा के एम्प्लॉय का कंसेंट लें और फिर वो अप्रूव करवाएं। ये सारे के सारे थे जो कलेक्टिव लेबर लॉज थे कि अगर जो जो लेबर है वो इकट्ठी हो जाए तो उसके पास क्या अख्तियार आ सकते हैं, जिसमें यूनियन और जो हमारे पास वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन की डिस्कशन है। इसके बाद है जी इंडिविजुअल लेबर लॉ। Individual employment law regulate the individual employment relationship as it arise from the contract of employment। जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयमेंट का वो बेसिकली ये उससे रिलेटेड है इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट लॉ। इसके अलावा और भी इंडिविजुअल के लॉज होंगे सिवाय एम्प्लॉयमेंट के। एम्प्लॉयमेंट है क्या बेसिकली? द बेसिक फीचर ऑफ लेबर लॉ इज almost every country is that the right and obligation of the worker and the employer are mediated through a contract of employment between two। जो इंडिविजुअल लेबर लॉ है वो बेसिकली फोकस करता है उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो दो लोगों के दरमियान में साइन होते हैं जब कोई बंदा नया हायर किया जाता है उसके और कंपनी के दरमियान में। मिसाल के तौर पे आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन करते हो तो वो पहले दिन आपके इंटरव्यू के बाद जब आपको कहेंगे ठीक है हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं
और हमारा लीगल एग्रीमेंट ये है, अगर आपको एक्सेप्ट है तो आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपकी जिम्मेदारी कि आप पूरा पढ़ें और उसके ऊपर साइन करके कंपनी को जमा करवाएं, वो आपके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है। मैनी कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस आर कवर्ड बाय द लेजिस्लेशन और द कॉमन लॉ। ये जो आपके साथ वो लीगली एग्रीमेंट करेंगे, इसको कानून के मुताबिक होना जरूरी है। इन द यूएस फॉर एग्जांपल द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट लॉ अलाउ फॉर द एम्प्लॉयमेंट टू बी at will, meaning that the employer can terminate an employee for any position or for any reason so long as the reason is not explicitly prohibited, and conversely an employee may quit at any time for any reason, for no reason or for no reason in just and is just required to give a prior notice। अमेरिका के सिनेरियो के अंदर वो बता रहे हैं कि ये जो लीगल एग्रीमेंट साइन होता है कंपनी और एम्प्लॉई के दरमियान में, इसके मुताबिक जो कंपनी है उसके पास ये इख्तियार है कि वो एट विल किसी भी टाइम किसी भी वजह से किसी को भी फारिग कर सकती है, अनलेस कि वो रीज़न प्रोहिबिटेड ना हो। दूसरे सिनेरियो में जो काम करने वाला एम्प्लॉय है उसका भी ये लीगल इख्तियार है कि वो कंपनी को कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन वो उसको एक प्रायर नोटिस देना होगा। अब ये जो प्रायर नोटिस का लफ्ज़ है ना, इसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कि आपने 1 महीना पहले हमें बताना है अगर आपने छोड़ना है, या आपने 1 हफ्ता पहले हमें बताना है आपने अगर छोड़ना है। तो ये प्रायर नोटिस देना ज़रूरी है। ये कितना पहले देना है ये कंपनी डिसाइड करती है। Another example of employment term in many countries is the duty to provide the written particular. Another example of employment terms in many countries is the duty to provide written particulars for employment to an employee। ये वही बात होगी कि जब भी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये असूल है कि जब कोई नौकरी पे रखा जाएगा तो उसको उसका लीगल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाएगा जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत वो ज्वाइन करेगा। दिस एम टू अलाउ एम्प्लॉय टू नो कंक्रीटली व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। इस कॉन्ट्रैक्ट में उसको यकीनली पढ़ने के बाद आइडिया अंदाजा हो जाएगा कि मुझसे कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है और मैं क्या कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। इट कवर्स आइटम्स इंक्लूडिंग कंपनसेशन, हॉलीडे एंड इलनेस राइट्स, नोटिस इन द इवेंट ऑफ डिसमल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। ये बाकी चीज़ें इसके अंदर डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं कि जी आपको क्या क्या जो सोशल सिक्योरिटीज दी जाएंगी। मिनिमम वेज, जो मिनिमम वेज है वो इंशाल्लाह हम कल इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। आज का लेक्चर जो स्लाइड 18 तक है। अगर नहीं कोई क्वेश्चन तब भी आप लोग बता दें ताकि फिर मैं इस सेशन एंड कर दूं। लगता है सारी क्लास ज्वाइन करके नाश्ता करना चाहिए। ओके क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। खुदा ना ख़ास्ता अगर किसी पे मुश्किल वक्त हो तो अल्लाह पाक उसको आसान कर दे। मुश्किल वक्त है, इसमें हमें एक दूसरे को दुआ में याद रखना है, उम्मीद को नहीं छोड़ना। तो इंशाल्लाह फिर हम कल से लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।